Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is about the water and photosynthesis. In previous lecture, we have discussed the equation of the photosynthesis, that was carbon dioxide plus water molecule plus light energy in the presence of the chlorophyll. It will forms the glucose and the oxygen. Means ये इक्वेशन शो करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट हैं और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स खुद भी इस्तेमाल करते हैं और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हवा में भी शामिल करते हैं, जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं, सांस लेने में हम इस्तेमाल करते हैं, ये ऑक्सीजन आया वाटर मॉलिक्यूल से आ रही है या कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से आ रही है। आप देख रहे हैं दोनों के फार्मूलाज में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, ऑक्सीजन वाटर में भी है। द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, ये वाटर की ब्रेकडाउन से निकल रही है या कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इस चीज़ को हमने आज डिस्कस करना है। इसमें 1930s में वैन नील जो एक साइंटिस्ट था, उसने हाइपोथेसिस पेश किया था कि ये जो हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये ऑक्सीजन गैस ये वाटर की स्प्लिटिंग से प्रोड्यूस होती है। उसका कहना ये था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट होता है, टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, और ये ऑक्सीजन एक्चुअली वाटर की स्प्लिटिंग से प्रोड्यूस होती है। उसने ये जो हाइपोथेसिस पेश किया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन थी बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस पे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था एंड फाउंड आउट दैट कि बैक्टीरिया जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन चूंकि वो वाटर नहीं कर रहे होते, वो हाइड्रोजन सल्फाइड मोस्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। देयर इक्वेशन इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट प्लस सल्फर, मीन्स उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है लेकिन वो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ नहीं कर रहे थे। इसको सामने रखते हुए उसने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है वो एक्चुअली वाटर की स्प्लिटिंग से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि बैक्टीरिया भी कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते हैं। नील्स का जो हाइपोथेसिस है दैट वाज कंफर्म्ड इन 1940s व्हेन आइसोटोपिक ऑक्सीजन वाज यूज्ड। अब आइसोटोप्स वो होते हैं विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक वेट। उनमें न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से उनका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है। अब ये जो ऑक्सीजन आपको नज़र आ रही है ये O18, नॉर्मल जो ऑक्सीजन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में और जो नेचर में है उसका जो एटॉमिक वेट है वो 16 है, लेकिन इसका क्या है, इसका 18 है। अब ये आइसोटोपिक ट्रेसर जो है ये ऑक्सीजन इन्होंने यूज़ की है फॉर कंफर्मेशन। तो इसमें 2 सेट्स बनाए गए प्लांट्स के, 2 ग्रुप्स बनाए गए। पहला ग्रुप प्लांट्स का वो था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 16 वेट वाली है, नॉर्मल है, और जो वाटर है उसकी ऑक्सीजन को लेबल किया गया है, यानी कि आइसोटोपिक ऑक्सीजन यूज़ की गई है O18। जबकि जो दूसरा ग्रुप है प्लांट्स का उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन जो यूज़ की हुई है वो आइसोटोपिक है 18 वेट के साथ, और जो वाटर की ऑक्सीजन है वो 16 वेट के साथ नॉर्मल वाली है। अब जब फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट देखा गया तो उसमें ये देखा गया कि जब वाटर में O18 यूज़ हुआ तो जो सेकंड ग्रुप था उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उसमें वो आइसोटोपिक थी और वाटर नॉर्मल। अब जो पहले ग्रुप का रिजल्ट आया उसमें ये हमारे पास ग्लूकोज का मोनोसैकराइड शुगर बनी और प्लस वाटर बना, और जो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हुई वो आइसोटोपिक ऑक्सीजन थी, यानी कि उसमें ऑक्सीजन 18 वेट वाली थी। जबकि जो सेकंड ग्रुप था जब उसमें देखा गया कि रिजल्ट में जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है वो नॉर्मल वाली है, वाटर में चूंकि नॉर्मल वाली थी 16 वेट वाली थी, तो रिजल्ट में भी ऑक्सीजन जो गैस रिलीज़ हुई वो नॉर्मल 16 वेट वाली। तो इससे ये प्रूव हो गया हमारे पास कि एक्चुअली जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है वो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की स्प्लिटिंग से नहीं आती। क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन लेबल थी और आइसोटोपिक थी तो जो वो हमारे ग्लूकोज में ही शो हुई। जो मोनोसैकराइड है इसमें एक कार्बन है इसलिए ये मोनोसैकराइड यूनिट है, ऐसे 6 मिलेंगे तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा C6H12O6। तो ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट था इसमें जो ऑक्सीजन आई वो 18 वाली आई, लेकिन जो हमारे पास ऑक्सीजन
गैस रिलीज हुई है वो नॉर्मल थी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन रिलीज होती है एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से। अब यही जो स्प्लिटिंग होती है वाटर की, ये रिड्यूस करती है NADP को NADPH2 में, और ये लाइट रिएक्शंस के अंदर जो है ये प्रोड्यूस होता है। NADP को NADPH में कन्वर्ट करता है, ATP मॉलिक्यूल भी साथ में बनता है, और फिर ये लाइट रिएक्शंस में बनने वाले ATP और NADPH आगे डार्क रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके शुगर में कन्वर्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर। तमाम ग्रीन प्लांट्स के वो हिस्से जो ग्रीन होते हैं उन सब में क्लोरोप्लास्ट हैं, लेकिन लीव्स जो हैं ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। और लीफ की अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको अपर एपिडर्मिस नज़र आ रही है, ये लोअर एपिडर्मिस नज़र आ रही है। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नज़र आ रहे हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होते हैं या रिलीज होते हैं। ये सारे ये मीजोफिल टिश्यूज़ हैं, और ये स्पॉन्जी मीजोफिल है। ये पेलिसेड मीजोफिल है, ये स्पॉन्जी मीजोफिल है। अब ये जो पेलिसेड मीजोफिल है और जो स्पॉन्जी, इन सब में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। अब ये अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखें तो आपको ये पता चलेगा कि क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। एक आउटर मेम्ब्रेन कहने है कि इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल सारा मौजूद होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और इसके अंदर थैलाक्वाइड्स या मेम्ब्रेन्स का एक सिस्टम होता है जिनको हम थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इन थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, और एक्चुअली लाइट रिएक्शंस भी यहीं पर हो रहे होते हैं। जो स्ट्रोमा या लिक्विड रीजन है वहाँ पर रिएक्शंस हो रहे होते हैं जितने भी हैं, जैसे डार्क रिएक्शंस हमारे स्ट्रोमा रीजन में होते हैं, और लाइट रिएक्शंस हमारे इन ग्रेना के ऊपर हो रहे होते हैं। यही जो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स हैं ये क्वाइंस की तरह, अगर एक क्वाइन के दूसरे के ऊपर रखें और पूरा पाइल्स क्वाइंस का बना दें तो ये बिल्कुल थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं एंड दे फॉर्म द ग्रेना। तो इनके अंदर हो रहा होता है, और क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे इसमें लीव्स के अंदर। तकरीबन 500 मिलियन पर स्क्वायर मिलीमीटर लीव सरफेस पे जो हमारे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। और एक अगर सेल देखें तो एक सेल के अंदर ऑलमोस्ट 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स होती हैं विच स्टैक्ड अपॉन वन अनदर एंड दे फॉर्म द ग्रेना। अब ये जो तो हमारे पास थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनकी जो अंदर वाली स्पेस होती है उसको हम कहते हैं थैलाक्वाइड इंटीरियर स्पेस और ल्यूमेन। अब इन ग्रेना की सरफेस में थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स की सरफेसेस के ऊपर ही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है एक्चुअली वो भी इन्हीं थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर होती है, जो ATP को रिड्यूस करके केमियो ऑस्मोसिस के जरिए से ATP की प्रोडक्शन करती हैं, और ये ATP और NADPH आगे जाकर डार्क रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है। ATP एंड NADPH ये डार्क रिएक्शंस में इस्तेमाल होगा जिसके जरिए से ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उनमें चूंकि वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, तो उनकी जो पिगमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर वाली फोल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। वही थैलाक्वाइड का काम करती हैं जो फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। उनकी जो अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है दैट फॉर्म्स फोल्डिंग टू द इनर साइड ऑफ द सेल एंड दे विल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। लेकिन प्लांट्स में चूंकि मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनल्स होते हैं, ये यूकेरियोट्स होते हैं, तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनल है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। और बाकी जो